हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। जेडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योति आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताने के लिए तत्पर हूँ। मैं अपनी तरफ से स्पेशल एजुकेशन के बारे में जो मुझसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मेरा मेन मोटिव ये है कि स्पेशल एजुकेशन के बारे में जिसको जानकारी नहीं है वो इस जानकारी को प्राप्त करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल एजुकेशन से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं होता कि स्पेशल एजुकेशन असलियत में है क्या। उनको लगता है स्पेशल एजुकेशन क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल ऐसा ही एजुकेशन है जो दूसरे बच्चों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशल एजुकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन है क्या, हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं या कैसे इसको समझ सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन को हम एक स्पेशल नीड एजुकेशन भी कह सकते हैं, जहाँ इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इट आल्सो कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल नीड एजुकेशन, द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु डिफर सोशल, mental or physical from the average to such an extent that they require modification of usual school practices। मीन्स इसमें क्या है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स या स्पेशल नीड एजुकेशन, इसके अंतर्गत जो भी बच्चे जिनको एक अलग से हेल्प की ज़रूरत होती है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे आए जो डिसेबल है, नहीं, इसमें हर एक टाइप के चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम मान सकते हैं स्कूल में कोई बैकवर्ड चाइल्ड है, हम उसको भी स्पेशल एजुकेशन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको समझने में दिक्कत आती है लेकिन उन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाने का तरीका होता है। जो हम नॉर्मल टीचर या जो भी उनके क्लास टीचर या टीचर्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करके, उनसे डिस्कशन करके हम वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है। मोस्टली चिल्ड्रंस जो होते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स में वो होते हैं जिनको सोशली, मेंटली या फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होती है, जिनका एवरेज लेवल बाकी बच्चों से कम होता है। लेकिन हमें इसमें क्या करना होता है, उनका लेवल अपग्रेड करना होता है। मीन्स उन्हें सोसाइटी में रहने लायक बनाना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी जो स्टडीज़ है या जो लाइफस्टाइल है या फिर सोशल बिहेवियर है उसको चेंज करते हैं। किसकी मदद से वो हम करते हैं, मॉडिफिकेशन करके, जो कि स्कूल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं हम। मान लेते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है स्कूल में और उसे कम दिखाई देता है, वैसे वो नॉर्मल है, स्टडीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर क्या है, वो खुद को बैकवर्ड फील करता है। मीन्स वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन के रूप में हम बच्चे को ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे जो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम उसके साथ उस बच्चे को रखेंगे, फ्रेंड्स बनवाएंगे, इस तरह करके उसका मोटिवेशन करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, खुद को वो ये फील ना करे कि मुझे कम दिखाई देता है तो मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। नहीं, वो बाकी बच्चों के समान ही हैं। हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर होता क्या है, एक हेल्पिंग हैंड होता है जो बच्चों की हेल्प करता है। वैसे हेल्पिंग हैंड तो हर एक टीचर होता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का काम ये है कि जिस बच्चे को एक टीचर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, स्पेशल एजुकेटर उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसकी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें फिर हम आते हैं द प्रोसेस इन्वॉल्व द
individually plan and systematically monitor arrangement of teaching producers, adapted equipment and materials and accessible settings। जिसके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, इन बच्चों के लिए इंडिविजुअल प्लानिंग करते हैं, सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन अरेंजमेंट करते हैं, टीचिंग प्रोसेस में चेंज करते हैं, और अडेप्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, मटेरियल यूज़ करना, जो भी उनके लिए इक्विपमेंट यूज़ होगा, मटेरियल्स एंड एक्सेसिबल सेटिंग्स। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व अ स्पेशल क्लासरूम or a resource room that has a class of student only with disabilities that receive special education services। जो स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के लिए हम क्या करते हैं, एक स्कूल में स्पेशल रूम बना देते हैं, जिसे रिसोर्स रूम कहते हैं या स्पेशल क्लासरूम कहते हैं, जहाँ पर जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी स्टडीज़ की जाती है, जो उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन स्पेशल क्लासरूम का मतलब ये नहीं है कि हम उन बच्चों के वो दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग कर दें, नहीं, हमें दोनों बच्चों को एक साथ रख के चलना होता है। हमें उनको उनकी क्लास में भी रखना होता है और उनकी स्टडीज़ में भी इम्प्रूवमेंट करनी होती है। तो हमें क्लास टीचर के साथ कोऑपरेट करके चलना होता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल क्लासरूम हो गया, रिसोर्स रूम हो गया, तो हम उस बच्चे को उठा के क्लास में से सीधा रिसोर्स रूम में डाल दें और क्लास में उसका कोई लेना देना ही नहीं, हम उसको दोनों तरह लेके चलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, सम स्टूडेंट्स टेक स्पेशल क्लासेस एंड सम कैन पार्टिसिपेट इन जनरल एजुकेशन क्लासेस विद अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। यहाँ अब वही बात होगी जो मैंने ऊपर बोली कि अब हर एक बच्चे को हम स्पेशल क्लासेस में नहीं रख पाते। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो सीवियर लेवल के होते हैं, तो उनके लिए अलग क्लासेस होती है, क्योंकि वो हाइपर हो जाते हैं और क्लासेस में हाइपर होने वाले बच्चों दूसरे बच्चों को हार्मफुल या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें उनको एक थोड़ा अलग से उनके बिहेवियर में चेंज लेके आने के बाद उसको क्लासेस में जाने की परमिशन दी जाती है। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अलग से क्लासेस दी जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन इम्प्रूवमेंट होने के बाद उन्हें धीरे धीरे नॉर्मल क्लासेस में भेजा जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको स्पेशल क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद क्लासेस में वो अपने नॉर्मल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब हम आगे देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में हम मोस्टली देखते क्या हैं। अब ये नहीं है कि नॉर्मल बच्चों की तरह हो उनको हो क्लास में बैठा दिया और जो करवाना है वो करवाओ, मीन्स जो भी सिलेबस होता है वो करवाएं, नहीं। इसके अंतर्गत हम उनके बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं। जैसे बिहेवियर कैसे हो गया, बिहेवियर हो गया बच्चा ज़्यादा हाइपर होता है या खुद को नुकसान पहुंचाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, या खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए बिहेवियर में, जो जनरल बिहेवियर होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं आईडी के जो एक जगह बैठ के कॉन्स्टेंटली हंसते रहते हैं और किसी की तरफ घूरते रहते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो हमें वो बिहेवियर चेंज करना होता है। उनके बिहेवियर के ऊपर फोकस होता है ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में रहने के लिए लायक बनाने के लिए सबसे पहले तो उनका बिहेवियर ही आता है। अगर कोई हम देखते हैं कोई इंसान है और उसका बिहेवियर सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, जैसे एग्जांपल के रूप पे कोई एक 15-16 साल का बच्चा हो और वो अचानक से कहीं पे भी खड़ा होकर रोने लग जाए कि मुझे तो ये सामान चाहिए, तो वो तो देखने में अजीब लगेगा, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इस बच्चे को क्या हो गया, है ना। तो हमें ये बिहेवियर में चेंजेस लाना होता है। फिर सेकंड हमारा हो गया चाइल्ड सोशल स्किल्स। चाइल्ड सोशल स्किल्स में क्या होता है कि उसके सामाजिक रहन सहन भी हमें उनका देखना होता है कि वो समाज में रहने लायक बने, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, रीति रिवाज है, उनको फॉलो करे, उन्हीं की तरह रहे। ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है चाइल्ड पर्सनल केयर। इसमें बच्चे के हम देखते हैं वो अपनी खुद की केयर कर सके,
क्योंकि अब बच्चे तो हमेशा छोटे रहते नहीं हैं, एज के साथ वो भी बढ़ते हैं, उनकी बॉडी भी बढ़ती है। तो और हर एक मतलब बच्चे के लिए कोई देख रेख करने के लिए होता नहीं है। और बच्चे उम्र के साथ बढ़ेंगे तो वो अपनी केयर खुद करना भी तो सीखेंगे ना, कब तक दूसरों पर डिपेंड रहे। तो वो अपनी खुद की केयर करना सीखे। फिर फोर्थ आता है चाइल्ड डेली लिविंग स्किल्स। ठीक है, इसमें डेली लिविंग स्किल्स हो गया, जो डेली चीज़ें होती हैं वो सीखी जाती है, जैसे ट्रैवलिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के रहना, अपना खाना वगैरह बनाना, अगर ना भी बना पाओ तो अच्छे से उसका जो सामान है उसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड एकेडमिक्स या एजुकेशन। अब बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको एजुकेशन की भी तो ज़रूरत है ना। अब ये तो है नहीं कि बच्चा गया कहीं पे और बिना एजुकेशन हुए कहीं पे उसको फॉर्म भरना पड़ गया, तो वो क्या करेगा, देखेगा एक दूसरे की तरफ, और एक दूसरे की तरफ देखने से क्या होगा, उसको खुद पता नहीं चलेगा क्या है। इसलिए हमें उन्हें एजुकेशन देनी होती है उनके लेवल के हिसाब से। अगर बच्चे का लेवल कम है तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि बच्चा 15-16 साल का और उसका लेवल फर्स्ट सेकंड क्लास का है तो हम सीधा 7th-8th की क्लासेस स्टार्ट कर दे उसके लिए, नहीं, उसका लेवल फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 6 पॉइंट, चाइल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग देना भी उनके लिए इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपनी जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, लाइफ के लिए कुछ करना है, पैसे तो ज़रूरी हैं। अब ये तो नहीं है, अगर मान लेते हैं कोई बच्चे के पेरेंट्स हैं और उनको कोई बीमारी वगैरह है भी, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए, मान लेते हैं वैसे, ठीक है, और तो उसको अपनी खुद के लाइफ के लिए कुछ तो करना होगा ना, या फिर अपने पेरेंट्स की ही हेल्प करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आता है चाइल्ड असेसमेंट। हम उनका असेसमेंट भी करते हैं। असेसमेंट करने के लिए क्या करते हैं, असेसमेंट करने के लिए हैं उनके ही टूल्स होते हैं अलग अलग, जिनसे उनका लेवल पता चलता है कि हमें क्या करवाना है। उनका असेसमेंट करते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, मेंटल लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है चाइल्ड नीड। चाइल्ड नीड्स में आएगा कि उसकी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक क्लास में एक VI बच्चा है, मीन्स विजुअली इम्पेयर है, ठीक है, और उसकी नीड क्या है, उसे सिर्फ मतलब दिखाई देता है, बोर्ड से दिखाई देता है, वो अच्छे से लिख लेता है, लेकिन वो पीछे बैठ के नहीं लिख पाता। तो उसकी नीड क्या है, उसे आगे बैठना है ताकि वो अच्छे से देख पाए। ठीक है, अगर उसको स्पेक्स की ज़रूरत है तो उसको स्पेक्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर उसको समझने में कोई दिक्कत है तो वो क्लास टीचर उसको उसके लेवल के हिसाब से उसे समझाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड मेंटल लेवल। मेंटल लेवल भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। अगर हम मेंटल लेवल के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, उसको वैसे भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं ना, सर के ऊपर से जाना, वही बात हो जाएगी यहाँ पे। चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। अब उनकी सेल्फ एस्टीम भी ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना, क्योंकि ज़्यादातर डिसेबल बच्चों में सबसे मेन चीज़ ये होती है, वो खुद को पीछे लेते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। उन्हें लगता है मुझ में कोई दिक्कत है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, नहीं मुझे ये नहीं आता, नहीं मुझसे ये नहीं होगा। तो उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसमें टाइम लगता है लेकिन सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होता है। अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है कि बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है और उसके अनुसार उसकी स्टार्टिंग से केयर की जाती है, उसकी नीड्स को पूरा किया जाता है।
अर्ली इंटरवेंशन जितना अर्ली हो उतना बच्चे के लिए यूज़फुल होता है। अगर मान लें हमें एक बच्चे की आइडेंटिफिकेशन हो जाए स्टार्टिंग के 1st या 2 ईयर में, तो हम वहाँ से उसका जल्दी से जल्दी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और बच्चा जितना छोटा होगा वो उतना जल्दी सीखेगा। और जितना लेट हम करेंगे इंटरवेंशन के लिए, जैसे 17-18 साल के बच्चे का हमें पता चला और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ बच्चे को के डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसे सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशंस, फिर प्रिवेंशंस भी ज़रूरी है। प्रिवेंशंस हम प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमने मान लिया हमने ये सारी चीज़ें की, लेकिन क्यों की? क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट करने के लिए अगर मान लेते हैं सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, हम बहुत सारे ऐसे बातें सुनते हैं कि वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सुनते हैं कि ये तो पागल है, इसे तो कुछ नहीं आता। बहुत सी जगह ऐसा भी सुना जाता है कि इसको तो कुछ हो गया है ऐसे करके, या इसमें भूत प्रेत का साया है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चे को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे बच्चा उन सभी चीज़ों से क्या करता है, चाइल्ड फील मोटिवेटेड, वो डीमोटिवेटेड फील करता है। उसके पास कोई मोटिवेशन चीज़ नहीं होती। कौन मोटिवेट करेगा जब ऐसा माहौल होगा? तो सब ये मतलब कुछ पेरेंट्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं अपने खुद के बच्चे को, ये कहते हैं तेरी तो आंखें ख़राब हैं, क्या करेगी तू अपनी लाइफ में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही बैठी रहेगी। और अगर वो बच्चा कुछ करना भी चाहता है तो पेरेंट्स उसको इतना डिमोटिवेटेड करते हैं कि उनको खुद से ये लगने लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इन सब चीज़ों से फिर क्या होता है, शो विड्रॉयल बिहेवियर, वो विड्रॉयल बिहेवियर करने लगते हैं। अगर कोई उनको कहते भी है बेटा तुम्हें ये करना है, वो आगे से खुद ही मना कर देते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा। वो खुद ही पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग से यही बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते। फिर ये नेक्स्ट आता है स्टार्ट यूजिंग नो वर्ड्स। सेम वही चीज़ होगी, नो वर्ड्स यूज़ करने। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लासेस में भी, आपने देखा होगा, हम उनसे पूछते हैं बेटा आपको ये करना है, वो कह देते हैं नहीं। अगर उसको आपको ने कुछ सिखाया भी है और दोबारा से वो चीज़ करवाते हो, वो फिर भी यही कहते हैं नहीं मुझे नहीं आता। क्यों? वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ये कहा जाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो उसको सिर्फ ये नो वर्ड एक ऐसी चीज़ लगती है कि ये बोलने से मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आराम से बैठेगा। और आराम से बैठने का क्या काम है, मतलब है कोई नहीं। तो नो वर्ड वो एक अपने कहते हैं ना छुटकारा पाने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही समझ ले, ठीक है। ये चीज़ भी चेंज करनी होती है जो कि उसके आसपास के या फैमिली के या जो भी नेबर्स है उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक इंसान के फोकस करने से या चेंज करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्ट लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड। अब वो फिर अपना एक अलग दुनिया बना लेते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो उनको ऐसा कुछ मिलता नहीं जहाँ उनकी नीड्स कंप्लीट हों, तो वो एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो अकेले बैठे रहते हैं, खुद से बातें करते हैं, अकेले बैठे बैठे हंसते हैं, फिर कभी रोने लगते हैं। तो ये होता है उनकी एक अलग दुनिया जहाँ वो अपने दिमाग में ही खोए रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉप थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। अब जब कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, उनकी राय लेने वाला नहीं होगा, तो क्या होता है, बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता, वो खुद से सोचना बंद कर देता है। अब मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कोई ऑप्शन नहीं दोगे, उससे नहीं पूछोगे, तो बच्चा क्या करेगा?
वो कुछ भी नहीं करेगा। आप उसको कुछ करने के लिए नहीं दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। वो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट तो कोई ऐसे वैसे तो बनते नहीं हैं, तो इंडिपेंडेंट बनाना होता है। अब आपने कई चीज़ें देखे होंगे ना, बहुत से बच्चे होंगे ऐसे कि जिनको बोलते हैं बेटा यहाँ बैठना है और वो वहीं बैठे रहते हैं, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो। उनको ये लेना देना नहीं होता कि बैठे बैठे भी तुम्हारे पैरों में दर्द हो सकता है, बेटा तुम थोड़ा उठ जाओ, इधर उधर घूम लो। नहीं, अगर उनको वहाँ बैठाया है वो वहाँ बैठेंगे, अगर उनको कोई खाने को देगा तो वो खाएंगे। ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, जो खुद से ही नहीं सोच पाते कि मुझे भूख लगी है मैं खाना खा लूँ। नहीं, अगर कोई उनको खाना डाल कर देगा वो तभी खाना खाएंगे। अब ये सारी चीज़ें किन चीज़ से हुई, जो सोसाइटी उनके लिए मिसकॉन्सेप्शन बनाते हैं उससे। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है समटाइम्स स्टार्ट डूइंग हार्मफुल बिहेवियर। अब जब उनकी नीड्स कंप्लीट नहीं होगी, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, तो नॉर्मल सी बात है हर एक इंसान को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। अब वो गुस्सा भी नहीं कर पाते, कैसे करें गुस्सा? गुस्सा करेंगे तो क्या करेंगे? वही काम है, पेरेंट्स पिटाई कर देंगे और उनको बैठा देंगे। तो उससे क्या होता है कि वो अपना गुस्सा खुद पर निकालना स्टार्ट करते हैं और हार्मफुल बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। खुद के बाल नोचना, एक जगह मारते रहना, इस तरीके से। और अगर ये ज़्यादा होता है वो उससे, तो वो दूसरों को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये उनके खुद के कंट्रोल में नहीं होता, ये उनकी सिर्फ जो फीलिंग्स है वो बाहर आते हैं एक हार्मफुल बिहेवियर के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है एक्ट लाइक अ डोल। सेम वही चीज़ हो गई, थिंकिंग इंडिपेंडेंट नहीं बनने की वजह से वो एक गुड़िया की तरह बिहेव करने लगते हैं। जहाँ बैठा दिया बैठ गए, जब खाना दिया खा लिया, जब नहला दिया नहा लिए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और ये सभी चीज़ें कैसे ठीक होगी? जब हम उनको अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, उनके पेरेंट्स को बताएंगे कैसे ट्रीट करना है बच्चों को, उनके नेबर्स के को इसकी जानकारी हो, बच्चे की डिसेबिलिटी का पता हो, बच्चे की नीड्स का पता हो, और सबसे मेन बात, उनके साथ मोटिवेटेड बिहेवियर यूज़ करें। अगर मोटिवेटेड बिहेवियर नहीं होगा या पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा इनमें से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स और लर्नर्स विद स्पेशल नीड। अब मान लेते हैं हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें? बच्चे तो हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई भी तो करना होता है ना। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम चिल्ड्रन आर इजीली आइडेंटिफाइड लाइक CP, विजुअल इम्पेयरमेंट, etc. On the other hand, some with less obvious disabilities like SLD, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी कि एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम देख कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे एक CP बच्चा होता है, हम सेरेब्रल पैलिसी वाला, उसको हम देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। एक विजुअल इम्पेयर बच्चा है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो उसको स्पेक्स लगे होंगे, या फिर उसको अगर वो ब्लाइंड हैं तो फिर वो छड़ी का यूज़ करता होगा। तो इसके जो विजुअली हैं जिनको हम देख कर पता लगा सकते हैं, उनको तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, मीन्स जिसे हम देख कर पता ही नहीं लगा सकते कि इस बच्चे को कोई दिक्कत भी है। जैसे SLD बच्चे हो गए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, उनको हम देख कर नहीं बता सकते। उनको हम तभी बता सकते हैं जब वो स्कूल में एकेडमिक्स लेवल पे जाता है, उससे पहले हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। फिर हमारा आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। हियरिंग बच्चे को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपके हिसाब से तो नॉर्मल बच्चा है और ठीक है, लेकिन
उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके साथ जब इंटरेक्शन होगा, जब हमें पता चलेगा बच्चा बार बार क्या दोबारा बोलना, सुनाई नहीं दिया, क्या किया, क्या बोला आपने, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तब उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वरना नॉर्मल हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चे को कोई दिक्कत है। और क्लासेस में हम इनको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिस्क्रिपेंसी मॉडल, और सेकंड हमारा होता है रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मॉडल। ठीक है, फिर हम यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम्स क्या आती है, इनके इश्यूज़ क्या होते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट में यहाँ देखा, ये एक बच्चा है, किताबों को फाड़ रहा है और कितने गुस्से में है। ये बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं इनकी। मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है इनके साथ, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन उनको सोल्व भी तो करना है ना। अब यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। पहले हमारे पास 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन अब हमारे पास जब आरपीआईडी बिल आया 2016 का, उसमें उसको 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यहाँ हम कुछ डिसेबिलिटीज़ देखेंगे जो हम देखकर पता कर सकते हैं कि ये डिसेबल हैं, और देखकर जिनका हमें पता नहीं चलता। अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्लाइंडनेस। इसको हम देखकर बता सकते हैं हाँ बच्चा ब्लाइंड है। तो ये है विजुअली जो हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड हमारा आ गया लो विजन। इसका हमें पता नहीं चल पाता कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी है, जिसके लिए हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, असेसमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर हम इसको डॉक्टर के पास चेकअप करा के पता कर सकते हैं। फिर लेप्रोसी थर्ड पर्सन हो गया, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो स्किन डिजीज़ होगी या उसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस लेडीज़ के हाथों में दिक्कत है। इनमें लेप्रोसी थर्ड पर्सन में क्या होता है, इनकी हड्डियाँ मतलब गलने लगती हैं। इसमें एक ऐसी डिजीज़ होती है जिनसे हड्डियाँ गलने लगती हैं और मतलब स्किन में ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनको भी हम देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इनको कोई ज़्यादा दिक्कत है। फिर सेकंड हमारा आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसको हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। लोकोमोटर है मीन्स हाथ पैरों में दिक्कत होती है, जिसको हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। फिर आता है हमारा ड्वार्फिज्म मीन्स बोनापन। इनको भी हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बोना इंसान है, इनको भी डिसेबिलिटी है, क्योंकि अब ड्वार्फिज्म डिसेबिलिटी में ऐड हो चुका है, पहले नहीं था। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्हें आप देखकर बता सकते हो कि बच्चे को कोई दिक्कत है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आप देखकर नहीं बता पाते कि बच्चे को कोई दिक्कत है। अगर वो बॉर्डर लाइन पर है तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर वो सीवियर कैटेगरी के आसपास है तो आप उनको देखकर बता सकते हैं। फिर मेंटल इलनेस में भी आप उनके बिहेवियर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन बच्चों को भी आप उनके बिहेवियर के थ्रू ही पता लगा सकते हैं, वैसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। सेरेब्रल पैलिसी, इसमें आपको देखकर खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई दिक्कत है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इनके हाथों पैरों में दिक्कत होती है, जो कि किसी दिमाग में कोई नस वगैरह दब जाने की वजह से हो सकती है। रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा जेन्युइन लगता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। ये भी आप देखकर पता कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चे की
हाथ और पैर में कितनी कमज़ोरी आ जाती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसको आप देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी आपको पता नहीं चलेगा जब तक बच्चा एकेडमिक्स लेवल में नहीं पहुंचेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये मेडिकल टर्म से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप किसी बच्चे से इंटरेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसको स्पीच में कोई दिक्कत है। जैसे कोई हकला के बोलेगा, कोई किसी सेंटेंस को ज़्यादा खींच के या लंबा करके बोलता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अटक अटक के बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, उनको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड नहीं मिलते, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ये नेक्स्ट तीनों हैं ब्लड से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। इसको आप देखकर पता कर सकते हो क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं। जैसे आईडी बच्चे के साथ वो भी लो विज़न हो सकता है, ASD हो सकता है, ऑटिज़म हो सकता है, हाइपर हो सकता है, या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CP हो सकता है। जो एक साथ एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी रखता हो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स। एसिड अटैक का तो आपको पता ही है, जब एसिड पड़ने की वजह से जो फेस होता है वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये भी अभी ऐड किया गया है, ठीक है। इसको भी आप देखकर पता कर सकते हो। पार्किंसम डिजीज़ का भी आप कुछ हद तक पता लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो बुज़ुर्गों से रिलेटेड होती है। सबको ये लगता है हाँ भाई बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब तो इनका हिलना डुलना जायज़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इनको अभी आइडेंटिफाई करना पड़ता है पार्किंसम डिजीज़ को। आपने अभी ये सारी चीज़ें देखी, समझी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।